चलिए स्टूडेंट्स, तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे कि एक केमिकल बॉन्ड होता क्या है। तो एक केमिकल बॉन्ड कुछ नहीं, बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एटम्स। किन्हीं दो एटम्स को साथ में डालने के लिए जो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें H2 की, तो अगर H2 की बात करें तो हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इन दोनों हाइड्रोजन को बाइंड करके रखती है। इसी को फिर हम क्या बोल देते हैं, एक बॉन्ड बोल देते हैं। उसके अगर हम कोई और कंपाउंड देखें, जैसे हम NH3 की ही बात करें, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो कुछ इस तरह से जुड़ा है हाइड्रोजन के साथ, और ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन को बांधे हुए चीज़ है इसी को हम बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड को हम और क्या बोल सकते हैं, ये कुछ नहीं बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इन एटम्स को आपस में जोड़े हुए है। ठीक है, उसी तरह से हम और एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे H2O एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये बात होगी कि केमिकल बॉन्ड क्या है। इसके अलावा हम इसमें और भी जो चीज़ों के साथ डील कर रहे होंगे वो होगा कि इस केमिकल बॉन्डिंग के कॉजेज़ क्या हैं। हम बात तो कर रहे हैं कि भाई केमिकल बॉन्डिंग, पर इस केमिकल बॉन्डिंग के कॉजेज़ हम जानेंगे इस चैप्टर में। हम जानेंगे किन तरह के बॉन्ड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कौन कौन से हैं। मेनली हमारे पास दो तरह के बॉन्ड्स होंगे, हमारे पास आयनिक बॉन्ड्स होंगे और हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे। उसके बाद जब हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम जो कोवलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं उसको भी पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहली थ्योरी हमें दी गई थी लुईस के द्वारा। सो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आया जिसने केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करा। उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई जिसने केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। फिर उसके बाद आपके पास VSEPR थ्योरी आई जिसने भी केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करा काफ़ी हद तक, बट लास्ट में जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पाई गई वो थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो ये कुछ थ्योरीज हैं जिन्होंने कोवलेंट बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर को, कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बिटवीन एटम, उसको एक्सप्लेन करा। इन सारी चीज़ों के साथ साथ हम इस चैप्टर में कुछ डाइपोल मूवमेंट की बात करेंगे। इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर की बात होगी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, इन सारी चीज़ों की भी हम बात कर रहे होंगे इस चैप्टर में। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने अभी तक देखा कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। फिर उसके बाद जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में कि कॉजेज़ क्या हैं केमिकल बॉन्डिंग के, टाइप्स ऑफ बॉन्ड हमें कौन कौन से दिखेंगे, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। इस चैप्टर में कोवलेंट बॉन्ड की ज़्यादा बात होगी, दो हम आयनिक को भी स्टडी करेंगे, बट कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए जो जो थ्योरीज दी गई थी हमें उनको भी अच्छे से पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डील करेंगे। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में हमारे पास बहुत सारे बॉन्ड्स और भी आएंगे जो हम धीरे धीरे इस चैप्टर में बात कर रहे होंगे। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है कि ये जो केमिकल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है, कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड तो हमें समझ आ गया भाई ये क्या है, एक सिंपल सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किन्हीं दो एटम्स को साथ में जोड़े हुए है। अब कोई दो एटम्स हैं, कोई मॉलिक्यूल है, वो केमिकल बॉन्ड एक्चुअल में बनाता क्यों है, ऐसी क्या वजह है कि वो एक केमिकल बॉन्ड बनाता है। तो इसके पीछे के कुछ रीजंस हैं जिसमें सबसे बड़ा रीज़न है भाई स्टेबिलिटी। बात केमिस्ट्री की कर रहे हैं, हर एटम हर मॉलिक्यूल क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो अगर वो केमिकल बॉन्डिंग बना रहा है, केमिकल बॉन्ड बना रहा है, तो उसके पीछे का एकमात्र कारण तो उसको स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करनी है अपनी। तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करना उसका नंबर 1 रीज़न है। उसके बाद आता है दूसरा रीज़न
टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब दूसरा रीज़न भी तकरीबन बच्चों को पता होता है कि भाई अब दो एटम्स पास में आए हैं बिना किसी मतलब के कारण के, तो कोई दो लोग पास नहीं आते। तो इनके पास आने का कारण भी ये है कि इन दोनों एटम्स को कहीं ना कहीं अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना है। अब हम इन दो कॉजेज़ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि बात करें स्टेबिलिटी की, देखिए जब भी दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है तो उसके बाद उन एटम्स की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो हम बोलेंगे व्हेन अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स इंक्रीजेस, देयरफॉर उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और जब भी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है तो हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अगर हम HCl की ही बात कर लें, मान लीजिए इन दोनों के बीच में क्या बना हुआ है, एक बॉन्ड बना है जिसको आप केमिकल बॉन्ड बोलते हो। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन जब एक दूसरे के पास आते हैं तो धड़ल्ले से उनके बीच की जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है। और हम सबको पता है भाई अगर एनर्जी डिक्रीज होती है तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बढ़ती है। देखिए जब हमारे पास बहुत एनर्जी होती है, हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, जब हमारे पास बहुत एनर्जी होती है तो हम सारा दिन भाग दौड़ करते रहते हैं, एक जगह पर टिक के नहीं बैठते। हम क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल। पर जैसे ही हम थक जाते हैं, हमारी एनर्जी कम हो जाती है, तो हम चाहते हैं भाई हमें कोई बेड सोफ़ा दे दिया जाए और हम वहाँ पर आराम से बैठ जाएं। तो मतलब अगर हमारी एनर्जी ज़्यादा है तो हम क्या होंगे, अनस्टेबल, इधर उधर भागेंगे। पर अगर हमारी एनर्जी कम हो चुकी है तो हम क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे और एक जगह पर टिक कर बैठेंगे। ठीक है, तो पहला तो रीज़न हमारा क्लियर है कि भाई हमें स्टेबिलिटी चाहिए। जब भी अट्रैक्शन होगी, एक चीज़ हम आराम से यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं कि भाई जब अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन होने के बाद हमारी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, जिसके कारण हमारी स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ये कुछ रीज़न है कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। उसमें से हमारा पहला रीज़न जो स्टेबिलिटी है वो हमने अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं हमारा दूसरे रीज़न की कि भाई टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। केमिस्ट्री का एक बेसिक सा रूल है भाई, जो भी एटम आपको केमिस्ट्री में दिखता है उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है कि उसको क्या चाहिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। या तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हों या तो उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, तो वो क्या हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर पा रहा होगा। ठीक है, तो अगर उसके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो वो क्या हो जाता है, हाईली स्टेबल, यानी कि उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाती है। अब ऐसा कैसे होता है भाई, जैसे कि अगर हम बात करें किसी की भी ले लीजिए, हम क्या करते हैं, हम चुन लेते हैं हम अपना ग्रुप नंबर 18। जैसे जैसे हम केमिस्ट्री के आगे चैप्टर्स करेंगे हमें सारे ग्रुप्स याद हो जाएंगे। अभी के लिए हम ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को लिखते हैं। ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं, ये कैसे होते हैं सारे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये सारे हमारे ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं। और अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6। आगे चलते हैं, अगले वाले की कॉन्फ़िगरेशन में हर बार ये 1s नहीं लिखूंगी क्योंकि ये सब में कॉमन होगा। तो 3s2, 3p6। अगले वाले की हो जाएगी 4s2, 4p6। उससे अगले वाले की हो जाएगी 5s2, 5p6। और उसके बाद हो जाएगी 6s2, 6p6। अगर हम देखें तो इसके वैलेंस
शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, अगले वाले के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके अगले वाले में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, उसके अगले वाले में भी 8 इलेक्ट्रॉन, उसके अगले वाले में भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो ये भी जानना ज़रूरी है कि भाई वैलेंस शेल कौन सा है। वैलेंस शेल वो होता है जिसमें हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन हम देखते हैं, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन हम देखते हैं। यहाँ पर 1s2 है, 2s2 है और 2p6 है। आगे वाली वैल्यू को हम n वाली वैल्यू कहते हैं। जैसे 1s2 में n की वैल्यू हो जाएगी 1, 2s2 में n की वैल्यू 2 है, 2p में भी n की वैल्यू 2 है। तो मतलब ये दोनों 2 वाले क्या हो जाएंगे, वैलेंस शेल। यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या है 3, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों इसके वैलेंस शेल। इसी तरह से आगे 4s2, 4p6, यहाँ पर दोनों के एन की वैल्यू हाईएस्ट 4 है, तो इसलिए ये दोनों किस में आ जाएंगे, वैलेंस शेल में। अगर देखें इलेक्ट्रॉन तो ऊपर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8, 6 और 2 8, तो हर एक वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिसका मतलब साफ है कि इन सब ने क्या अचीव कर ली है, इन सब ने अचीव कर ली है नोबल गैस कन्फिग्रेशन। इन सब ने क्या अचीव कर ली है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन। नोबल गैस कन्फिग्रेशन जब अचीव कर ली है तो अब ये क्या हो गए हैं, हाईली स्टेबल। नोबल गैस अचीव करने के बाद ये लोग हो गए हैं हाईली स्टेबल। अब एक बात और आती है कि जब वो अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बन के नोबल गैस अचीव करता है तो हमको उसको बोलते हैं कि इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। और अगर उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं तो हम बोलेंगे भाई इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम डुप्लेट और ऑक्टेट की बात भी कर लेते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली हमने जाना अभी तक कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड के कारण क्या होते हैं, किन्हीं दो कारण की वजह से कोई दो एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि अगर हम HCl की बात करें, हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के पास इसीलिए आते हैं क्योंकि वो दोनों क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी। और दूसरा कारण ये है कि वो दोनों क्या अचीव करना चाहते हैं, नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो अब हम आगे मूव करते हैं, हर एक इंडिविजुअल ग्रुप को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ऐसा होता क्या है। जैसे हमने एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया था हाइड्रोजन और क्लोरीन का। हमने एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन और क्लोरीन का। हाइड्रोजन के वैसे तो वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दोनों क्या कर लेंगे भाई, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे और अपनी अपनी नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर लेंगे। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए अब, और क्लोरीन के काउंट करे जाएं तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब इन दोनों ने ही अपनी अपनी रिस्पेक्टिव नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर लिया है। इसी तरह से केमिस्ट्री के हर फंडे चलते हैं और इसी तरह से लाइफ के भी हर फंडे चलते हैं। कोई दो लोग अगर पास में आते हैं तो वो बिना कारण के, बिना नीड के कभी नहीं आते। हाइड्रोजन ने अपनी नीड पूरी कर ली, इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था इसके वैलेंस में, पर ये लालची था, इसको लग रहा था कि भाई 2 हो जाएंगे तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, इसने इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्लोरीन के पास भी सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन थे उसके वैलेंस शेल में, उसे लगा भाई अगर एक ले लेंगे और तो हमारी भी ज़िंदगी संवर जाएगी, तो इसने अपने 2 पूरे कर लिए और इसने अपने 8 पूरे कर लिए।